नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर रानी, एलबीएसएन कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। बच्चों, आज का मेरा लेक्चर यूजी सेमेस्टर 6 वेरिएबल्स पे, जो कि रिसर्च पेपर का एक पार्ट है, उस पर मैं पिछले क्लासेस में आपको बताई। उसी क्रम में एक चौथा ग्रुप है जिसे कॉन्सेप्शनल एंड मेजर्ड वेरिएबल्स कहते हैं। अब कॉन्सेप्शनल और मेजर्ड वेरिएबल्स क्या होता है? कॉन्सेप्शनल को कहते हैं संप्रत्ययात्मक और मेजरेबल को मापित चर। संप्रत्ययात्मक चर क्या होता है? तो वे चर जिनकी उत्पत्ति किसी निश्चित संप्रत्यय विशेष से होती है उसे हम संप्रत्ययात्मक चर कहते हैं। किसी अनुसंधान परिकल्पना के आधारभूत विचारों का जब हम सूक्ष्म रूप से प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उन्हें संप्रत्ययात्मक चरों का नाम दिया जाता है। इन चरों के उदाहरण के रूप में जैसे ईमानदारी, अवसाद, आक्रामकता, आर्थिक मंदी आदि, ये सब जो हैं शब्द हैं, इसे हम संप्रत्ययात्मक चर के अंतर्गत रख सकते हैं। मापित चर। मापित चर क्या होता है? तो मापित चर उन चरों को कहते हैं जिसका मापन किया जा सकता हो और जिनकी व्याख्या मात्रा के रूप में ही होती हो, उसे हम मापन चर कहते हैं या मापित चर कहते हैं। इस प्रकार से ये चर के 4 प्रमुख अलग अलग भाग थे और जिसमें हम सबको अलग अलग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसके बाद आती है हाइपोथेसिस, परिकल्पना या परिकल्पना क्या होता है? परिकल्पना किसी भी अनुसंधान का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बगैर हम अनुसंधान नहीं कर सकते हैं। परिकल्पना के अंतर्गत या परिकल्पना के द्वारा ही 2 या 2 से अधिक चरों के बीच स्थित संभावित संबंधों को बताया जाता है। 2 या 2 से अधिक जो भी चर उनमें होते हैं उनके बीच में क्या स्थिति है या क्या संभावना है, इसकी चर्चा हम करते हैं। अपनी शोध समस्या के समाधान या उठाए गए प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने हेतु शोधकर्ता अपनी सोच और कल्पना के कुछ संभावित समाधान या उत्तरों को सामने रखता है और फिर एक एक करके उनकी सत्यता की परख करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा अपनी सोच और परिकल्पना या कल्पना से अपने सामने रखे गए ये संभावित समाधान और उत्तर ही अनुसंधान की भाषा में अनुसंधान परिकल्पनाएं कहलाती हैं। परिकल्पना शब्द आंग्ल भाषा के शब्द हाइपोथेसिस का हिंदी रूपांतरण है। आंग्ल भाषा में शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार हाइपोथेसिस शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, हाइपो और थीसिस। हाइपो का अर्थ होता है कोई चीज कम या थोड़ी, और थीसिस शब्द किसी स्थापित किए गए निष्कर्ष या सिद्धांत के लिए प्रयुक्त होता है। इस तरह से हाइपोथेसिस से तात्पर्य किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने या सिद्धांत की स्थापना करने से पूर्व किए जाने वाले प्रयासों से है। किसी परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण ही निष्कर्ष तक पहुंचने और सिद्धांत स्थापित करने में आधार भूमिका काम करता है। इस प्रकार से हम अगर सरल शब्दों में बात करें तो परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या विशेष के समाधान के लिए प्रयुक्त एक ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान या काल्पनिक सोच है
जिसे अपनी सत्यता सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की कसौटी से गुजरना पड़ता है। इस संबंध में इसकी प्रकृति और अनुसंधान कार्य में इसकी भूमिका से अच्छी तरह परिचित होने के लिए कुछ परिभाषाओं की हम सहायता ले रहे हैं, जैसे ब्लैक और चैंपियन। इनके अनुसार परिकल्पना किसी वस्तु के बारे में अस्थायी या अपरिवर्तनीय कथन है जिसकी वैधता सामान्यतः अज्ञात है। कर्लिंगन के अनुसार परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य एक कल्पनात्मक कथन है। परिकल्पनाएं हमेशा घोषणात्मक वाक्य के रूप में होती हैं और वे या तो सामान्य रूप से या विशेष रूप से चरों तक संबंधित होती हैं। अतः सभी परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि परिकल्पना से तात्पर्य एक ऐसे सुनियोजित अनुमान, काल्पनिक हल या कार्यकारी मान्यता से है जिसे एक शोध प्रश्न का उत्तर देने हेतु घोषणात्मक कथन के रूप में लिया जाता है और जिसकी सत्यता एक अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान अध्ययन द्वारा सिद्ध करनी होती है कि वो कहाँ तक सही है या कहाँ तक वो सत्य है। अब आइए परिकल्पना की प्रकृति और विशेषताओं के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक परिकल्पना किसी अनुभव की गई समस्या का एक तर्कपूर्ण एवं बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान, मान्यता, काल्पनिक हल, अधिकारपूर्ण तथ्य या एक माना हुआ समाधान है जिसे सत्य अथवा असत्य कहलाने के लिए प्रमाणों की जरूरत होती है। अपने प्रारंभिक स्वरूप में परिकल्पना समस्या के एक संभावित विचार या समाधान के लिए प्रयुक्त की जाती है। परिकल्पना अनुसंधान के लिए कोई अनोखी बात नहीं है। जैसे हम अपने दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाओं को समझने के लिए कार्यरत होते हैं, ये परिकल्पनाएं स्वतः ही लगातार मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होती रहती हैं। लीडी और ऑर्मरोड का विचार है कि जब हम अपने चारों तरफ के वातावरण में व्याप्त घटनाओं को समझने एवं खोजने में कार्य कारण और प्रभाव संबंधी तर्कपूर्ण अनुमानों की श्रृंखला का निर्माण करके ही समर्थ होते हैं। परिकल्पना दो तरफा कार्य करती है, पहले तो किसी सिद्धांत का विकास करने में और दूसरा एक वर्तमान सिद्धांत को आगे जारी रखने या फिर उसके स्थान पर कोई नया सिद्धांत लाने के लिए इस सिद्धांत का परीक्षण करने में। परिकल्पना को न तो सिद्ध किया जा सकता है और न ही असिद्ध। अपने बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान या मान्यता में एक परिकल्पना निम्न कार्यों में सहायक सिद्ध हो सकती है। दो या दो से अधिक चरों के बीच पूर्ववत कथन करना और उसे स्थापित करना, किसी प्रक्रिया विशेष के बारे में कार्य कारण संबंध का पूर्वानुमान लगाना या उसे स्थापित करना, किसी समस्या के सुझाए गए समाधान या पूर्व कथन करना और परीक्षण करना। इस प्रकार से परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच स्थित संबंधों से अवगत कराने या वर्तमान परिस्थिति या प्रक्रिया के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए प्रयुक्त एक ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण सुनियोजित अनुमान, कल्पनात्मक समाधान या कार्यकारी धारणा है जिसे घोषणात्मक कथनों के रूप में लिखा जाता है और जिसकी सत्यता को अनुसंधानकर्ता के द्वारा अपने अनुसंधान प्रयासों के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया जा सकता है। इस प्रकार से परिकल्पना कि अगर हम स्वरूप की बात करें तो प्रायः परिकल्पना को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला सारगर्भित या अनुसंधान परिकल्पना, इसे रिसर्च हाइपोथेसिस का नाम देते हैं, और दूसरा सांख्यिकी या
शून्य परिकल्पना, जिसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। ये दोनों परिकल्पनाएं ही रिसर्च में अपना बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। जो रिसर्च हाइपोथेसिस होता है, ये भी प्रायः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला डायरेक्शनल रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसे दिशा बोधक या दिशित बोध परिकल्पना कहते हैं, और दूसरा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जिसे अदिशित शोध परिकल्पना का नाम दिया जाता है। इस प्रकार से यह परिकल्पना के प्रकार या स्वरूप हैं। अब इस पे हम थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।